हेलो स्टूडेंट, दिस इज रिद्धि जैन फ्रॉम फोकस पॉइंट लाइब्रेरी। आज हमारे साथ हैं आशुतोष, जिनका एक नहीं दो नहीं बल्कि ट्रिपल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ है। सो आशुतोष से ही जानते हैं उनकी जर्नी और एफर्ट्स के बारे में कि कैसे इन्होंने ये सब किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू आशुतोष। थैंक यू सो मच। सो बताइए, इतने सारे सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है? बहुत सारे एफर्ट्स थे तो काफ़ी, उसके बाद जब इतने एफर्ट्स के बाद इतना एक जो सिलेक्शन रहता है वो जब मिल जाता है तो हर स्टूडेंट को वही जो उसके मन में जो एग्ज़ाम देने के पहले या प्रिपरेशन के टाइम में जैसा फील होता है कि जब निकलेगा तो कैसा फील होगा, वैसी फीलिंग है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। बस ज्वाइनिंग का ही वेट है। मतलब आपके लाइफ में भी ऐसे फेस आए होंगे जब बहुत कम मार्क्स से भी आपका सिलेक्शन रह गया बिल्कुल होगा, तो तब कैसे बिल्कुल अपने आप को मोटिवेटेड रखा? बिल्कुल ऐसे ऐसे मोमेंट्स बहुत आए मेरी लाइफ में। मतलब स्टूडेंट पे जो मेरा स्कूलिंग फेज के बाद मैंने अभी आईटी की प्रिपरेशन की थी, तब भी मेरे साथ ऐसे फेजेस आए थे कि जब मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम में फिर मैंने उस चीज़ का किया। दैन उसके बाद फिर मैं एमपीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें भी मेरा 1 मार्क्स से एग्ज़ाम रह गया था। देन आई गॉट बैक इनटू द एसएससी फील्ड। तो ऐसे मोमेंट्स बहुत आए हैं मेरी लाइफ में कि जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। देन वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ बिलीव और अपनी प्रोसेस पे काम करते रहना। वो मैं रेगुलर करता रहा विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में। तो आज उसी की वजह से अच्छा, इस बीच एक चीज पूछूंगी, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता ना तो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव हमें बहुत मतलब पीछे से बातें करते हैं, बोलते हैं कि यार क्या ही ये करेगा। जी। तो सेम फेस मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो अब ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव का तो मतलब बोलती बंद हो गई होगी, राइट? मैं ज़्यादा कनेक्टेड ही नहीं था। मैं अपनी फैमिली से, मतलब मेरी बहुत सपोर्टिव फैमिली है। एंड मैं सिर्फ लाइब्रेरी जाता था। बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है जो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे, बिलीव करते थे कि शायद मैं कुछ करूँगा। तो बहुत ही पॉजिटिव माहौल में मैं रहा हूँ। मैं कहूँगा तो बहुत ही लकी कहूँगा अपने आप और बाकी 3-3 बार मिठाई खिला के तो खर्चा भी बहुत हो गया होगा, है ना? और मुझे तो अभी तक अभी नहीं भी खिला ही खिलाई। रहा हूँ। अच्छा, अभी भी अभी सही है। सो बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल। ये प्रिपरेशन जर्नी में आपको कितना टाइम लगा, कब आपने स्टार्ट किया? मेरी ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हुई थी। आई ग्रेजुएटेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। देन इन द लॉकडाउन इटसेल्फ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस यूपीएससी। मेरा ऑप्शनल रेडी नहीं था, तो फिर मैं 2021 आई ऑल्सो रिमेंबर डेट 1 जनवरी 2021 से मैं एमपीपीएससी की तरफ स्विच किया। तो वहाँ पर मैंने 1.5 ईयर्स मिड 2022 तक मैंने उसकी प्रिपरेशन की। अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स 1 मार्क्स से रह गया था उस टाइम पर। जब उसका रिजल्ट आया तब काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ मेरा कि 1 मार्क्स से रह गया। मैं मेंस की भी प्रिपरेशन कर। देन आई डिसाइडेड टू स्विच इनटू द एसएससी लाइन, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी मैथ साइड था और मेरी जीके भी थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई थी एमपीपीएससी का करने के बाद इस चीज़ का। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, उस टाइम पे एसएससी सीजीएल की पोस्ट भी काफ़ी आई थी। तो मेरे पास सिर्फ 1 मंथ था सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए। ये मतलब प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ था, तो मैंने 15 डेज़ तब प्रिपेयर किया और 15 डेज़ मैंने मॉक्स में लगाए। और साथ में फिर तो मेरे इस तरीके से मैंने सोचा कि अभी 4 मंथ्स मैं एसएससी को दे देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब एमपीपीएस रहेगा तो मैं वो उस चीज़ को ऑप्ट कर लूँगा। तो आपकी जर्नी में मैथ्स आपका प्लस पॉइंट रहा, राइट? हाँ, मेरे हिसाब से एक ना एक सब्जेक्ट रहता है जो आपको, मतलब इसमें ओवरऑल 4 चीज़ आती है: जीके, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो एक ना एक सब्जेक्ट रहता है कि जो आपको एक प्लस पॉइंट देता है कि आपने जो पहले का आपने जो प्रिपेयर किया या आपने कॉलेज के डेज़ में आपने जो सोचा होगा या आपने प्रिपेयर किया होगा। तो मेरे साथ था कि मैथ्स मेरा बैकग्राउंड एंड जीके आई हैव ऑलरेडी डन बिफोर फॉर एमपीपीएस। तो मैं इस कॉन्फिडेंस से इस लाइन में आया था कि हाँ ठीक है, ये अगर 1 महीना भी है तो भी मैं अगर राइट वे में अगर इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगा और एक काम की चीज़ों पे वर्क करूँगा तो शायद मेरा लक साथ दे देगा और मैं निकाल सकूँगा। ओके, सो अभी जैसे आपके पास 3 सिलेक्शन है, कौन कौन से वो आप बता सकते फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी का एक फेज 11 होता है, फेज का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें मेरी पोस्ट 2 पोस्ट मिली थी मुझे एसएससी फेज 11। देन
this happened. This examination I have given in September 2023. Then after I was actually preparing for CGL, so I missed the CGL by few marks. तो उसके बाद फिर मैंने CHSL दिया। CHSL में मैं काफ़ी एक्चुअली डिसअपॉइंटेड था कि मेरा एक सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश की वजह से मेरा CGL काफ़ी ख़राब हो गया। तो फिर मैं उसमें गया। ये काफ़ी अनलकी मैं अपने आप को कहूँगा कि मैं बहुत प्रिपेयर किया इंग्लिश के लिए, लेकिन जैसा बोलते हैं ना कि लक एंड एट द एंड जो आपका डे है वो बहुत मैटर करता है कि आपको कैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस दिन पे भी आपका डिपेंड करता है। तो फिर करेक्ट, मैंने सो लाइक वो CHSL का उसे हम एग्जामिनेशन प्रेशर भी बोल सकते हैं, राइट? बिल्कुल मैं उसको बिल्कुल वो प्रेशर था मेरे ऊपर, तो वो उस वजह से शायद मेरा कुछ क्वेश्चंस गलत हुए। वो हर स्टूडेंट का रहता है, अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, आप एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपकी खुद से। देन आई वेंट फॉर SSC CHSL। इनिशियली आई वाज नॉट गिविंग, बट जैसे मेरा इसमें नहीं हो पाया, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम्हें देना चाहिए, तो मैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और बिल्कुल इजी, मतलब बहुत इजी होके मैंने एग्ज़ाम दिया एंड फॉर्चुनेटली मेरी 17 रैंक आ गई। करेक्ट, सो अभी CHSL से फाइनली ज्वाइनिंग किसमें करने वाले हैं? आई एम जॉइनिंग एज एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल। सो जैसे अब सिलेक्शन तो हो गया है, पोस्ट आ गई है, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, सो यहाँ पे जर्नी डन कि आगे भी कुछ और सोचा है आपने? Yes, actually I was planning to prepare for UPSC CSC, तो अभी उसका ही सोचा है, लेकिन अभी अभी ट्रेनिंग के बाद ही शायद उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। अभी तो अपनी ये वाला जो पीरियड है करेक्ट, तो अभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय नहीं होना भी चाहिए, लाइक इतने टाइम बाद अगर मिल रहा है तो एंजॉय करना चाहिए। सो आशुतोष ये बताइए कि आपका, जैसे आपने बताया लाइब्रेरी आपने ज्वाइन किया था, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने में आपकी स्टडी में कितना इफेक्टिवनेस आया, और लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और क्या आपका टाइम रूटीन होता था लाइब्रेरी में? मेरे हिसाब से लाइब्रेरी का आज की सिचुएशन में, जहाँ पे स्टूडेंट बहुत जैसे स्टूडेंट्स बहुत मतलब इकोनॉमिक जिनका एक बैकग्राउंड नहीं होता है, तो वो बाहर से आते हैं और फिर रूम्स में रहते हैं जहाँ पे उनको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहता है अपने ओनर्स के साथ, या अपने जैसे मैं तो अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, लेकिन फिर भी ये जाने अनजाने में थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो आप फोकस नहीं कर पाते, आपकी प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट होता है। तो लाइब्रेरी प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल हियर। अब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी आफ्टर गिविंग माय MPPSC प्रीलिम फॉर MPPSC मेंस। देन ये मेरी पहली लाइब्रेरी थी, तो मैंने तब ज्वाइन की। वहीं पे मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं SSC की करूँगा, तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी वहाँ से मेरी बनी कि मैं जैसे मैं घर पे भी पढ़ता था, तो या 1 या 2 आवर्स के बीच में मैं 4 से 5 बार उड़े आता था, अपनी सीट छोड़ देता था और यहाँ वहाँ हो जाता। लेकिन लाइब्रेरी जब ज्वाइन की तो मेरी सिटिंग वहाँ पे डेवलप हुई एंड काफ़ी प्रोडक्टिविटी आ गई मेरी उसमें। तो जितना मैं 1 या 2 आवर्स में पढ़ लेता था तो लाइब्रेरी में, घर पे शायद उतना 3-4 आवर्स में भी नहीं कर पाता, तो वो बहुत वो इम्पोर्टेंट। ओके, वही ना, घर पे रहो तो मम्मी पापा कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम पकड़ा ही देता है, राइट? और थोड़ा हम लेजी काम भी भी फील रहता है, बिल्कुल आप घर पे रहोगे, आपको वो एक क्वेश्चन रहेगा तो आप बहुत लेजी भी करोगे, लेजी फील भी करोगे और उतना शायद आपका काम में आप इंटरेस्ट ना दिखा पाओ जाने अनजाने में। तो वो लाइब्रेरी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी एग्जाम। ओके, सो आपका प्रिपरेशन टाइम में रूटीन सुबह कब स्टार्ट होता था, नाइट में कब खत्म होता था, और कैसे आप अपना एक टाइम टेबल बना के रखे थे? मेरा टाइम टेबल, मैंने फुल टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, मतलब 12 आवर्स वाला आपके यहाँ से। तो मैं लाइब्रेरी जाता था सुबह, मतलब पहले मैं मॉर्निंग में उठता था, तो मैं जब मैं एकदम फ्रेश रहता था तो मैं घर पे 1 आवर पढ़ लेता था। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाता था और 9 तक मैं चला जाता, मॉर्निंग 9 में मैं लाइब्रेरी जाता था। तो मेरी पहली शिफ्ट रहती थी कि जब तक मैं घर से ब्रेकफास्ट करके आता था, तो मेरा ये रहता था कि अब नेक्स्ट टाइम मैं सीधा लंच में घर जाऊँगा। और तो मेरी सिटिंग बैठती थी वही 1 o'clock तक बैठती थी। उसके बीच में मैं 1 या 2 बार ब्रेक ले लेता था, जैसे 2 आवर्स का मैंने एक सेशन लगा लिया पढ़ने का। उसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता था। उसके बाद वही चलता था कि फिर आफ्टर जैसे 1 o'clock तक मैंने कर लिया, फिर उसके बाद मैं 2:30 या 3 o'clock तक वापस आ जाता था और शाम तक करता था, शाम के 7 या 8 तक। फिर उसके बाद वहाँ पे ब्रेक ले लेता था, फिर मैं
लाइब्रेरी में ही रहता था। बेसिकली मैं 10 बजे तक, जब तक लाइब्रेरी बंद ना हो जाए, मैं मेक श्योर करता था कि मैं लास्ट बंद करवा स्टूडेंट के। हूँ। नहीं नहीं, बंद करवा के नहीं, उतना तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने कभी नहीं ली, लेकिन हाँ, मैं ये सोचता था कि हाँ लास्ट तक मैं यहाँ पर काम करूँ। तो खाना भी मैं 10 बजे के बाद ही खाता था। तो जैसे वो प्रिपरेशन में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने मैथ, जैसे एसएससी में मैथ्स और इंग्लिश मेन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, अदरवाइज रीजनिंग और जीएस इज इजी टू टैकल, राइट? सो मैथ्स और इंग्लिश के लिए आप किस तरीके से डिवाइड करके रखे थे और मॉक कितने टाइम ड्यूरेशन से लगाते थे? आई थिंक पूरे चारों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि आज की डेट में मतलब जैसा जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है, जिस हिसाब से कंपटीशन है, मतलब थ्री आपने मीन्स ऐसे सीरियल में जैसे 390 का पेपर होता है, तो उसमें भी 310 315 ऐसा कट ऑफ जा रहा है। तो वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स करते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि इंग्लिश और मैथ्स का, तो मैथ्स का तो मैंने एक कोर्स ले रखा था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो उसका मैंने 1 या 2 मंथ 1 या 1.5 मंथ के बीच में मैंने उसके सारे वीडियोस देखे थे। जितने मतलब मुझे मुझे लगता था कि जो मेरे वीक पॉइंट, मतलब जो वीक है मेरे सब्जेक्ट, तो मैंने उन सब के वीडियोस देख लिए थे, और साथ में मैं इनके अलावा मॉक्स लगाता था। तो वहाँ से मुझे आइडिया लग जाता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे वापस से गो थ्रू करनी है। और इंग्लिश के लिए भी सेम मैंने किया था कि मैंने भी एक कोचिंग का वीडियो लेक्चर्स का कोर्स कर लिया था। हालांकि मैं उन सबके वीडियो 2x स्पीड पर देखता था। दिन का मैंने फिक्स कर रखा था कि यार मुझे 5-5 वीडियो देखने हैं, तो अगर मुझे इतने लेक्चर्स खत्म करने हैं तो मुझे कितने टाइम लगेगा, मुझे मतलब पूरा प्लानिंग के साथ चलता था। मेन चीज़ मैं ये कहूँगा कि इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मॉक्स खोलें। वहाँ पे आपको चेक्स मिलते हैं कि आपको कहाँ पे आपको काम करना है, कौन सी चीज़ आपकी वीक है। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो साथ ही साथ मैं मॉक्स भी दे रहा था। तो इससे मुझे दोनों तरफ से भी फ़ायदा हो रहा था कि मैं अपनी यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ भी डेवलप कर रहा हूँ, मॉक्स से मुझे वो भी चीज़ पता चल रही है कि किस चीज़ों पे नई-नई कौन-कौन सी चीज़ें, नए-नए डायमेंशंस क्या-क्या हैं, जिन चीज़ों पे मुझे काम करना है। इस हिसाब से मैंने उन चीज़ों को बेहतर। ओके, सो जैसे भी आपने डिस्कस किया कि आपने ऐप परचेज, मतलब एक कोर्स परचेज करके रखा था, तो यहाँ पे बिल्कुल, आप बता सकते हैं कि आपने किसका कोर्स, किस सब्जेक्ट का, बिल्कुल, किसको बिल्कुल, रिफर बिल्कुल, किया आपने, बुक्स वगैरह जो भी? बिल्कुल। मुझे सबसे पहले मेरा जब मैं इस फील्ड में आया था एसएससी में, तो मुझे लगा था कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो वन स्टॉप सॉल्यूशन होते हैं ऐसे कोर्सेज, तो सबसे ऐसे आपके सोर्सेज आप सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर लें, फिर आप उन्हीं सोर्सेज पे वो रखें, उन्हीं बिलीव रखें, और वहीं आप सोर्सेज को फॉलो करें, दूसरे सोर्सेज की तरफ आपको ना जाना पड़े। तो ऐसे थे, जैसे इंग्लिश में तो ये रहता है कि इंग्लिश का, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में 3 सेक्शन हैं। एक ग्रामर है, वोकैब है, और एक कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है। तो मीन्स में आता है प्री में। तो उस ग्रामर के लिए मैंने करियर वेल कोचिंग के जयदीप सर हैं, उनका कोर्स ले रखा था। तो ग्रामर के उनके जितने वीडियोस थे, शायद 170-180 वीडियोस थे। मैंने सोच लिया था कि इनको 30 डेज या 35 डेज के अंदर इतने टाइम लिमिट में करना है, तो मैंने दिन का निकाल लिया था कि मुझे कितना लेक्चर्स उनके देखना है। तो इस हिसाब से मैं उनका ग्रामर का करता था। बुक ऐप के लिए मैंने ब्लैक बुक फॉलो करी थी। ब्लैक बुक मैंने काफ़ी दूसरी जगह भी मैं भटका हूँ, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था, तो मैंने 2-3 सोर्सेज़ और भी उठाए थे। लेकिन इवेंचुअली जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यही सोर्स शायद मुझे वर्क कर रहा है, तो मैंने वहाँ पे ब्लैक बुक को रेफ़र किया। और उससे भी मैं ये सोचता था कि इस चीज़ को मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल कर पाऊँ। तो ब्लैक बुक से भी मैंने अपने खुद के नोट, मतलब वहाँ से जो, मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप डेली में यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, तो वो मुझे याद थे वो टाइप के थे। तो जो न्यू वर्ड्स थे वो मैंने उनको नोट डाउन किया, उनकी हिंदी मीनिंग नोट डाउन किए, या जैसे भी मैं उनको याद कर पाऊँ वैसे मैंने उनको नोट डाउन किया। तो यहाँ से मैंने वोकैब सॉर्ट आउट की। साथ ही मैं जो उस बुक में जो वर्ड्स नहीं थे, जो रिसेंट एग्ज़ाम में एसएससी में जो न्यू वर्ड्स आए, तो ऐसे कुछ टेलीग्राम चैनल्स थे जहाँ पे पीडीएफ्स आ जाती थी जो अपडेट कर देती थी कि जो न्यू वर्ड्स हैं। तो मैं वहाँ से भी उन वर्ड्स को नोट डाउन करके अपने कॉपी में उनको ऑर्गेनाइज कर लेता था। तो ये मेरा वोकैब का रहा, और कॉम्प्रिहेंशन का तो मेरा मीडियम इंग्लिश ही था, और मैं मोस्टली मॉक्स पे ही रिलाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कॉम्प्रिहेंशन का हो गया। ओके, और रीजनिंग और जीएस के लिए कैसे टाइम डिवाइड किया? रीजनिंग के लिए मोस्टली मैंने
जो जैसे इनके शुभम जैन सर की वो क्लासेस आरबी, वहाँ पर एक हैप्पी राव सर हैं, वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट निकाला कि जो उसमें टॉपिक्स हैं। साथ ही में मैंने पिनेकल बुक है, वहाँ से भी मैंने मोस्टली पिनेकल से मैंने जो उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे उसके कुछ टॉपिक्स हैं एनालॉजी, मिसिंग नंबर, जो थोड़े से डायनामिक रहते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बेस नहीं रहता, आपका थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग भी उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ से करी, उससे करी। कुछ यूट्यूब चैनल्स थे जहाँ से मुझे हेल्प मिली, तो इस हिसाब से मैंने चीज़ें, और मोस्टली मॉक से ही रीजनिंग में मोस्टली ये है कि आपको कितने टाइम लिमिट के अंदर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो वो मैटर करता है, ना कि ये कि आप सवाल सॉल्व कर रहे हो। राइट, एक्चुअल करेक्ट। चैलेंज वहाँ पर आता है कि कितने जल्दी आप कर रहे हो, तो वो चीज़ पे मैं। तो एक दिन में आप डेली वाइज मॉक देते थे कि कैसे मॉक देते थे? नहीं, एक्चुअली मैं मॉक जैसे जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने मॉक लगाया, फिर मुझे उसमें से मैंने कुछ नोट डाउन किए कि जैसे ये टॉपिक्स है जो मुझे जिन पे वर्क करना है। मैथ्स में ये 5 टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में ये है, जीएस में मुझे ये याद करना है, और इंग्लिश में भी मुझे कुछ वोकैब नहीं आ रही तो मुझे ये टॉपिक्स मैं उन पहले टॉपिक्स पे उन पे काम कर लूँगा, देन आई विल अप्रोच टू द नेक्स्ट मॉक। तो अच्छा, ये भी मैं मेक श्योर करता था कि अगर जैसे मेरे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हैं, जैसे मेरा मैथ्स का सिलेबस मैंने कंप्लीट कर रखा है, इनका कर रखा है, और फिर भी मेरे ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन मैं अगर ये क्वेश्चंस गलत कर रहा हूँ, तो मैं उन क्वेश्चंस के लिए वापस से उस टॉपिक पे जाऊँगा, उनको उनके जो फॉर्मूले से या उनके अप्रोचेस हैं, उन चीज़ों को वापस से गो थ्रू करूँगा, फिर वापस मैं मॉक्स पे आऊँगा। ये मेक श्योर करूँगा कि मैं 2 या 3 डेज़ से ऊपर ना लूँ, तो इन सब चीज़ों पर मैं पहले देखता ओके। सो जैसे आप मॉक बार-बार डिस्कस कर रहे हैं, तो मॉक देते वक़्त लाइक जब मार्क्स नहीं आते होंगे तो डिमोटिवेशन तो बहुत आता होगा? हूँ। बिल्कुल, मॉक्स में जब आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आपको यहाँ तक आपको आपने जैसे आपके कभी ज़्यादा गए, कभी तो आपका ये रहता है कि हाँ, अब मुझे इससे ज़्यादा करना है, और फिर जब वो चीज़ नहीं होती है, और या एक्यूरेसी आप जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, और फिर वो आप सिली मिस्टेक से गलत करते हो, तो फिर वो मुझे बहुत वो बुरा लगता था कि ये क्यों हो रहा है। और फिर ओके। लेकिन ये यही है कि आपकी जो जितनी गलती हैं वो आप पहले ही कर लो एग्ज़ाम के पहले, कि मेन डे पे आप उस चीज़ को शायद ना करो। तो मेरा यही रहता था कि हाँ ठीक है, जो कुछ भी मुझे करना है, गलतियाँ करनी है, सब मैं यहीं पे करूँगा, और 10 गलतियाँ कर लूँगा। लेकिन हाँ, जिस दिन मेरा मेन डे रहेगा, उस दिन मैं फाड़ मेक देना श्योर है। करूँगा कि उसके लिए मतलब ये मेक श्योर करना है कि कोई भी बॉक्स टिक रहना नहीं, मतलब कोई भी सारे बॉक्सेस टिक रहने चाहिए, और कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जैसे आपने बोला मेन एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तो कुछ ऐसे फॉर्मूलाज या प्रोनाउंस लाइक वोकैब वगैरह होती है मुझे रिवाइज करनी पड़ती है, तो इसके बिल्कुल, लिए आपने बिल्कुल। अलग से कुछ नोट्स बनाए थे? कैसे आप इसको करते बिल्कुल, थे? मैं सारी चीज़ों को बहुत सिंपल रखने की कोशिश करता था कि जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू टॉक अबाउट वोकैब, मैंने वोकैब पढ़ी, उसमें मैंने 100 सिनोनिम्स पढ़े। तो उन 100 सिनोनिम्स मैंने पढ़े, उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 20 सिनोनिम्स ऑलरेडी मालूम थे। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो 80 सिनोनिम्स हैं, उनको रेफ़र करूँगा, ना कि उन 20। उन 80 में से भी मैं मेक श्योर करूँगा कुछ मुझे याद हो गए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 80 नहीं होता, तो वो 30-40 होगा, कि जिसमें आप मुझे वापस से जब मैं सेकंड रीडिंग लगाऊँगा तो मुझे 30-40 रेफ़र करने हैं। तो उन 30-40 में भी जब मैं सेकंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग लगाऊँगा, तो मैं उनमें से भी कुछ एलिमिनेट कर दूँगा। फिर जब मैं फोर्थ रीडिंग लगाऊँगा तो फिर मैं उनमें से जो फॉर एग्ज़ाम्पल 6 या 7 सिनोनिम है जिनको मुझे याद ही नहीं हो रहा है, या फिर मैं बार-बार बोल रहा हूँ, तो फिर मैं सिर्फ़ उन्हीं को नोट डाउन करूँगा और फिर उन्हीं को रिवाइज़ करूँगा। ऐसा मैंने पहले ब्लैक बुक में ये सारी चीज़ें नोट डाउन की, कि जैसे मेरी फर्स्ट रीडिंग हो गई तो उसमें मैंने कि जैसे 500 उसमें थे, तो मैंने उनमें से 140 या 150 वर्ड्स उसमें से कलेक्ट कर लिए, उनमें डॉट लगा दिया उनकी साइड में, यार ये वर्ड्स हैं, सिर्फ मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं गो थ्रू करूँगा तो मुझे सिर्फ इन्हीं वर्ड्स पे फोकस करना है, रिमेनिंग वर्ड्स क्योंकि मुझे याद है तो मुझे उनमें जाने की ज़रूरत है। तो मैं 140 वर्ड्स उनमें गो थ्रू करता था। फिर उसके बाद जब मैं एक और रीडिंग लगाता था तो फिर मैं उनकी साइड में एक और डॉट लगा देता कि हाँ, ये वाला वर्ड मुझे याद नहीं हो रहा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी नेक्स्ट टाइम पे मैं सिर्फ उस वर्ड को, तो ऐसे मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें रहती तो उनको और सिंपलर करता रहता था, कि और सिंपल करता था। तो एट द एंड मेरे पास सिर्फ उतना ही जो प्रिसाइज़ जो चीज़ें रहती है, कि सिर्फ उतना ही आपको अपना कंटेंट आपने इतना शॉर्ट कर लिया कि सिर्फ मुझे इतना ही याद करना है, और इसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ें हैं आपने सारे वो बॉक्सेस टिक कर रखे हैं।
तो ऐसे मैं अप्रोच करता ओके। अच्छा, एक बात हूँ सारे बताइए, जैसे कि प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत टाइम बाद लगता है कि अरे इंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ कुछ तो नया करो यार, क्या बोरिंग हो रहा है। तो अपने आप को इंटरटेन करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए क्या करते मैं हैं? तो रेगुलर ही बैडमिंटन खेलने जाता था और वीकेंड पे क्रिकेट भी खेलता था। जैसे मेरा एग्जाम क्लोज आता था या वैसा रहता था तो मैं सारे स्पोर्ट्स मैंने छोड़ दिए थे। और साथ ही मैं ये सोच लेता था कि हाँ ठीक है, अभी एग्जाम का टाइम है, 1 या 1.5 महीने मुझे काम करना है, इसके बाद पूरा टाइम मेरा ही है, तो मैं वहाँ पर इस चीज़ को वापस से यूटिलाइज कर लूँगा। तो मैं वही, मेरे अंदर मोटिवेशन रह रहा था कि हाँ ठीक है, अभी 1 1.5 महीना इसी चीज़ में काम करते रहो, है ना। सो हॉबी आपका बैडमिंटन एंड क्रिकेट था, राइट? मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, टीटी भी खेलता हूँ। तो और मैं हम लोग के फैमिली में घूमने भी जाते हैं बाहर, तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी। मेरे फ्रेंड्स भी थे जो मुझे कहते रहते थे कि तुम आते नहीं हो खेलने। मेरे घर वाले भी बाहर जाते थे, मैं घर पे अकेले ही वहाँ पे रहता था। तो मुझे यही रहता था कि हाँ ठीक है, आप अगर इस टाइम पे अगर एक या इस अगर आपकी जो जो आपकी वो जो आपका फ्लो है वो अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर उस चीज़ को वापस वहाँ पे लाने में बहुत टाइम आपका चला जाएगा। तो करेक्ट। मैं मेक श्योर करता था कि उस जो मेरा फ्लो है वो ना टूटे। जितने स्पीड से मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरी प्रोडक्टिविटी अभी मेंटेन है, मैं उस प्रोडक्टिविटी पे काम करता रहूँ और बेटर होता रहूँ। तो यही चीज़ थी। और ज़रूरी भी है, लाइक सिटिंग करने के बाद इतना टाइम, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, अदरवाइज आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल, भी आ सकते हैं। अब आज के टाइम में तो नहीं ऐसा है कि स्टूडेंट्स का बिल्कुल, एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया है। ठीक है, उसको वो समझ रहे हैं बिल्कुल। कि वहाँ से ये सब कुछ हो जाएगा। सो आप अपने आप को मतलब सोशल मीडिया से दुख, आप भी हैं सोशल मीडिया पे, कि सोशल मीडिया में बिल्कुल भी एक्टिव जी। नहीं थे? नहीं, मैं बहुत एक्टिव था। एग्ज़ाम के पहले मैं बहुत एक्टिव था। लेकिन जब मैंने इसकी जर्नी स्टार्ट की, इस फ़ील्ड में आया, तो मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, तो मैंने तो उसके बाद फिर इंस्टाग्राम हटाया, मैंने फ़ेसबुक हटाया। और उसके बाद यूट्यूब भी बहुत चलाता था, तो उस पे भी रील्स देखने लगा था बीच-बीच में, तो वो भी मैंने मोबाइल से हटा दिया। फिर मैंने लैपटॉप से वो सारे जो कंटेंट पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं उसी से यूज़ करता हूँ। तो अच्छा, इस चीज़ के लिए मैं प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस मतलब उस ध्यान डालना चाहूँगा कि अगर आपने चीज़ें 1 दिन पहले, जैसे मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, तो मैं उस चीज़ का पहले से प्लान कर लेता था कि यार हाँ, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मुझे इन सब चीज़ों पे पहले ये टॉपिक्स करने हैं, ये 5-6 टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद मुझे सोशल मीडिया या कुछ भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाऊँगा या उनसे मिलने चला जाऊँगा। वो सब काम सेकेंडरी रहेगा। प्राइमरी मेरा ये है कि जो जो टास्क मैंने कल डिसाइड किए थे, सबसे पहले वो करना है। अच्छा, बैगेजेस भी हो जाते थे, तो फिर मैं उनको भी पहले सबसे पहले वही करता था कि अगर मेरे कोई बैगेजेस हैं, तो मैं सैटरडे, संडे को भी यूट्यूब वहाँ पे खेलने में नहीं जाऊँगा। मैं पहले सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर करूँगा, तो फिर उसके आशुतोष, एट द एंड आप लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को और अदर स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को और इस जर्नी को आराम से क्रैक कर सके? मैं बस यही कहूँगा कि ये बहुत प्रेशर की जर्नी है। कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, इट्स नेवर गोइंग टू बी वेरी ईज़ी। तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ ही में आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का भी ख़्याल रखना है। मैं जितने टॉक्स या वो भी देखता था मैं पहले भी, तो इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता था। सबकी मतलब मैंने स्ट्रैटेजी ही सुनी है, तो मैं यही बोलूँगा कि एक स्टूडेंट आपको एक मेंटल हेल्थ का भी अपना ख़्याल रखना है और साथ ही में आपको अपनी प्रोडक्टिविटी भी आपको मेंटेन करनी है और जर्नी भी आपको अपनी जो आपकी जो 2-3 साल या 4 साल की जो जर्नी है, वो भी आपको उस चीज़ को आप पे उस पे काम करते रहना है। तो आप रेगुलर हार्ड वर्क करिए, आपका जो एक एलिमेंट ऑफ लक है, वो कभी ना कभी आपका चलेगा, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने जितनी भी चीज़ें हैं आपके सिलेबस में या जितनी भी चीज़ें आपके टाइप्स हैं या मैथ्स में या किसी भी चीज़ में, जितने भी टाइप्स होते हैं या सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। आपको अपनी पार्ट पे पूरा 100% देना है। देन उसके बाद जो आपका लक रहेगा, वो अपना प्ले पार्ट करेगा। करेक्ट, तो करेक्ट। यही है। लाइक थैंक यू सो मच आशुतोष कि आपने इतना टाइम दिया, स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस दी। मतलब बहुत अच्छा लगा इतना सारा कुछ आपसे जानकर। और अगर हो सके, अगर स्टूडेंट्स आगे डिमांड करेंगे तो हम एक 1-to-1 ऑफलाइन सेशन भी कंडक्ट करेंगे, जहां अगर आप चाहें तो, जहां हम स्टूडेंट्स को आपके बुक्स एंड रेफरेंस के बारे में और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं ऑलवेज़
बिल्कुल, मैं इस चीज़ से 100% एग्री हूँ और ये मेरा जो टाइम है, मैं बिल्कुल अगर किसी भी एक इंसान की भी अगर मेरी मेरी तरफ से अगर हेल्प हो पाए, तो मैं बिल्कुल वो चीज़ मैं ग्रेटफुल मानूँगा अपने आप। सो थैंक यू एट द एंड स्टूडेंट्स अगर आप आशुतोष से 1-to-1 मिलेंगे तो और भी डिटेल पता चलेगा। तो आने वाले टाइम में हम और भी इसी तरीके के एस्पायरेंट्स के साथ इंटरव्यू कनेक्ट करेंगे, जहां आपको इनकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के बारे में पता चलेगा। तो कोशिश करेंगे बहुत जल्द इन सब के साथ हम एक 1-to-1 सेशन कर सके ऑफलाइन, जहां आप इनसे इंटरेक्ट होकर और अच्छे से इनके बारे में जान सकेंगे। सो एट द एंड अगेन थैंक यू सो मच आशुतोष, थैंक यू।